और यूट्यूबर को पूछा जाता है कि बोहरा सर क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। बोहरा सर तो यहाँ तक कर दिए हैं कि बोहरा सर बजट में शामिल करने के लिए पूरा प्रस्ताव रखे। पप्पू सर आज मीटिंग, कल मीटिंग, परसों मीटिंग, क्या है ये? और आप बच्चे को क्यों झूठा पूछा सालासा देते हैं? बोहरा सर नमस्कार। बोहरा सर अब राहुल सर अपनी बात को रोकिए। पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने पूरे बिहार के और जितने भी हमारे साथी हैं सभी के तरफ से बोहरा सर को 2 लाइन में हम पहले धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि परिंदों की। बोहरा सर आवाज जा रही है? आवाज आपकी, हमारी जा रही है आवाज आपके पास? बोहरा सर आवाज जा रही है? बोहरा सर आवाज आ रही है। मेरी ओर से नेटवर्क का इश्यू है या आपकी ओर से थोड़ा बहुत बीच में कट रही है आवाज? अच्छा, चलिए सुनने का प्रयास करिए। हम अपने तरफ से आपको धन्यवाद 2 शब्दों में करना चाहते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सराहना अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं पूरे बिहार प्रदेश में कि परिंदों की संगीत रहनुमाई दे आपको। बोहरा सर परिंदों की संगीत रहनुमाई दे आपको, कायनात से उठती हर एक नेक आवाज सुनाई दे आपको, और खुशियों से भरा रहे आजीवन आपका दिन। सूरज की पहली किरण बधाई दे आपको, बधाई दे आपको। इसी बात के साथ हम सबसे पहले आपसे अपने चैनल पर हमारे आए, इसके लिए आपको कोटिता धन्यवाद। आपका आभार। अब हम आपसे कुछ प्रश्न हमने तैयार किए हैं सर, यदि आपकी इजाजत हो तो हम उस प्रश्न को आपसे रखें। धन्यवाद, आभार आपका बहुत बहुत दिल के गहराइयों से आपका शुक्रिया। नहीं, जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। मैं जरूर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, पर मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं। थोड़ा सा आवाज जो बीच में डिस्टर्ब हो रही है ना, डिस्कनेक्ट हो रही है, वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। लोगों के बीच संवाद अच्छे से जा पाएगा। आपकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। राहुल सर का भी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? आवाज एकदम आवाज आ रही है, बिल्कुल। आप बात को रखिए सर। सबसे पहला प्रश्न हमारा है आपसे सर, सबसे पहला प्रश्न है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर का नेटवर्क खराब है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग इसे अधिक से अधिक सर पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे बीच वो शख्सियत आए हैं जो आज से माने उस दिन से लेके आज तक जो है हम लोगों को गजट में शामिल कराने के लिए और प्रयास करते जा रहे हैं। चाहे पीएमओ लेटर की बात हो, चाहे राष्ट्रपति के पास लेटर की बात हो, चाहे किसी से भी, ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। इनका कुछ नेटवर्क इशू है। अब हम चलते हैं। जब मेरी आवाज आ रही क्या आपको? एकदम आ रही है। चलिए जी, हमारा पहला प्रश्न होगा सर आपसे कि आपने जो प्रयास किए हमारे एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए, आपका प्रयास भूरी प्रशंसनीय है, क्योंकि आप दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड से लेकर पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। कि क्योंकि देखिए, आपसे मेरा पहला प्रश्न होगा कि सर गजट पर अभी तक कहां तक कार्य पहुंचा है, उस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी दें सर। पहला प्रश्न हमारा। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आपका कार्य सराहनीय है, बाकी उस विषय में तो मैं क्या बोलूं। ये लोगों का अपनापन है, ऊपर वाले की अनुकंपा है, जो कि मैं कार्य कर रहा हूं और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल से सभी लोगों का, आपके दर्शकों का, अपने एनआईएस डीएलएड परिवार के अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये सब आपका आशीर्वाद और प्रेम है, जिसकी वजह से आपको यह कार्य सकारात्मकता की ओर दिख रहा है मेरा प्रयास। अन्यथा की स्थिति में नजरिया अपना अपना है। दूसरा
कि आपने प्रश्न किया है राजपत्र का कार्य कहाँ तक पहुंचा है। जैसे कि मैं पहले भी अपने बात को अलग अलग माध्यमों से लोगों के बीच रख चुका हूं कि गजट के लिए कई सांसदों के द्वारा मैं पत्र बनवाने का कार्य अनवरत मेरा जारी रहा है, और जो कि अपना प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में सांसदों के द्वारा रिटर्न में जा चुका है। तो उन सांसदों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और कई सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जी को भी पत्र प्रेषित किया है, जिसमें कार्य चल रहा है। और पूर्व में मैंने अपने संगठन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र उनके नाम के साथ उनके कार्यालय में प्रेषित किया, जो कि 26 तारीख की दिसंबर की तिथि थी। उसके बाद उस पत्र में कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा जब उनके साथ नजदीकियां बढ़ी, उनको अपनी पीड़ा बताई, अपने संगठन की पीड़ा बताई कि हम कानून को इस प्रकार से परिभाषित करके, जबकि हमारा कोई दोष इसमें नहीं था और हम दोषी हो गए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। ये बातें मैंने उनको बताई और उनको एहसास कराया कि भाई आपके बच्चों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ अगर ऐसा होता तो शायद आपको भी वो पीड़ा होती। तो उसका सहानुभूति संज्ञान लेते हुए उन्होंने जो 26 तारीख को मैंने पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को जो लिखा था, उसमें उन्होंने संशोधन करके, स्वयं ड्राफ्टिंग करके 29 तारीख को मुझसे एक पत्र और लिखवाया, जो कि 1 तारीख को पुनः प्रधानमंत्री जी कार्यालय में रिसीव करवाया गया। और संबंधित अधिकारियों को, जो कि मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी, कि वो प्रेषित किया गया और आज भी उस पर कार्रवाई चल रही है। तो बाकी अधिकारियों से निरंतर संपर्क बना हुआ है और जो प्रशासनिक कार्यवाही होती है लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, वहां के कर्मचारियों के द्वारा सहानुभूतिपूर्ण अभी तक व्यवहार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि हमारे 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके आशीर्वाद से, उनके माता पिता के आशीर्वाद से, हम सबके लोगों के प्रेम से जो उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है वो भविष्य में भी होता रहे, ऐसा मुझे विश्वास है। और उनके द्वारा एक सलाह भी मुझे दिया जा रहा है कि भाई आप दिल्ली आइए, दिल्ली आएंगे तो कार्यालय में आप जाएंगे और जो फाइल विभागों के द्वारा दूसरे विभागों में जा रही है उसकी थोड़ी गति आपके आने से बढ़ेगी। और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिसके वजह से उनके इस अनुरोध को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है हमारा सर। दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी राज्य मिलकर एक साथ केस कर सकते हैं? ऐसे कुछ लोगों के द्वारा मतलब बताया जा रहा है, इस पर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, प्रश्न यह है कि ये कौन कर रहा है, ये प्रश्न को कौन कर रहा है। बात यह है, यदि मनोज ऑफिशियल कर रहे हैं तो बात अलग है। यदि आप किसी राज्य विशेष के व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं तो उसका उत्तर थोड़ा दूसरा बन जाता है। जी जी, मुझे ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या यह बात वेस्ट बंगाल से की गई है, असम से की गई है, केबीएस से की गई है, किन अभ्यर्थियों के द्वारा ये प्रश्न किया गया है? जैसे हमारे ही बिहार प्रदेश में कुछ ऐसे साथी हैं जिनके द्वारा इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है कि पूरे स्टेट को मिलाकर एक केस होगा, तो इस पर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, यदि कानून की, जैसे कि बिहार के द्वारा ही कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया था, हमने उत्तराखंड के लोगों को समझाया कि आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए,
उनको तो अपनी जिद थी सुप्रीम कोर्ट जाने की। आप ये बताइए, क्या कोई जीता हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किसी ऊपरी अदालत में जाता है? जब जीत गया हो व्यक्ति, वो तो उसको लाभ मिल चुका है, न्यायपालिका ने उसको लाभ दे दिया है, निर्णय दे दिया है, तो वो व्यक्ति अपने लाभ के पास जाएगा ना, या फिर न्यायालय के पास जाएगा? मुझे इस बात की एक प्रसन्नता भी हो रही है और संदेह भी है, क्या वही व्यक्ति अगर इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम पूरे राज्यों का अवलोकन करके, राज्यों की कानून व्यवस्थाओं जो उनकी शिक्षक सेवा नियमावली है उसका अध्ययन करके एक रीट लगाएंगे सभी राज्यों का, तो ये विचारणीय प्रश्न है, विचारणीय बिंदु है। और ऊपर वाले से दुआ करता हूं काश वो अपने कही हुई बात पर अडिग रहे। जी, अब इसके बाद सर तीसरा और मुख्य प्रश्न है जो वेस्ट बंगाल के कुछ साथियों द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, उससे NIS DLED को बेनिफिट होगा या लॉस होगा सर, उस पर चर्चा करिए। यद्यपि अभी जो मेरी पोजीशन है वो उत्तरदाता की है और आप प्रश्न करता हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करता हूं, आपसे एक प्रश्न करता हूं, सामान्य सा प्रश्न। क्या सर्वोच्च न्यायालय में जज गवई जी के जगह कोई दूसरा जज होते, न्यायाधीश होते, तो निर्णय हमारे पक्ष में आता या विपक्ष में आता? आपका क्या मत है इसमें? इसका उत्तर आप मुझे दे सकते हैं क्या? हमारे समझ से तो सर हमारे पक्ष में आना चाहिए था, हमारे समझ से हमारे पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन अब हमारे पक्ष में नहीं आया सर, ये दुर्भाग्य रहा हम लोगों का। हमारा यही उत्तर है सर। नहीं, प्रश्न थोड़ा सा नहीं, प्रश्न ये नहीं कह रहा हूं मैं, प्रश्न मेरा क्या है, हमारे 5-6 कोर्टों का निर्णय NIS DLED के पक्ष में आया है, सब जानते हैं जी। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय में जब इस प्रश्न को रखा गया, इतने हाई कोर्टों का निर्णय ये है और ये बातें कह रखी हैं, तो उन्होंने गवई जी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि मैं हाई कोर्टों के निर्णय को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं हूं, जबकि न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन उन जजों ने भी किया होगा जिन्होंने पहले हाई कोर्टों का निर्णय दिया है। मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल। क्या अगर गवई जी हमारे इस केस को नहीं सुन रहे होते, यदि कोई अन्य न्यायाधीश इस केस को सुन रहा होता, तो उनका क्या मानना होता? हमारे केस के पक्ष में होता या विपक्ष में होता? आपका क्या मानना है किसी अन्य जज के परिप्रेक्ष्य में? चूंकि मैं इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि यदि गवई जी के जगह पर कोई दूसरा जज होता, तो चूंकि पटना हाई कोर्ट के निर्णय में यही कहा गया कि जो 24 महीने में रेगुलर DLED हुए, मनोज सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है, ना ही आवाज आ रही। શું કયો મજામાં? માર્કેટનું જ્ઞાન ઝુંપી લુડો સ્ટાઇલ, કભી આપ આગે તો કભી वो आगे, और दिमाग लगाओ અને લાખો જીતી જાઓ, समझा? હવે सेम बात स्पिन स्टाइल। दिमाग से खेलो इंडिया का अपना गेम। आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। वीडियो नहीं आ रही है, ना ही आवाज आ रही। आवाज सर थोड़ा सा फंस गया था। पटना हाई कोर्ट, सर आप रखिए बात को सर। रुकिए। पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि ये लोग रेगुलर DLED वालों से, अब तक आ रही आपकी भी आ रही है, रेगुलर DLED वालों से ये बहुत काबिल है कि ये जो कि 24 महीना का जो रेगुलर DLED होता है, ये लोग 18 महीना में पूर्ण कर लिए, तो इन लोगों के पास योग्यता ज्यादा है। ये पटना हाई कोर्ट के जज का निर्णय। नहीं चलिए तो ठीक है।
नहीं, प्रश्न अभी इतना ये वाला विषय नहीं है। मैं केवल इतना ही जानना चाहता, क्या किसी भी NIS DLED के या किसी भी आप अधिवक्ता से भी अगर मालूम करेंगे तो उनका यही कहना है कि भाई इतने कोर्टों का निर्णय आने के बाद गवई जी ने कोई निर्णय अगर दिया है तो ऐसा तो संभव नहीं होना चाहिए था। मैं माननीय जज साहब के निर्णय पर कोई टिप्पणी नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपने निर्णय से व्यथित हूं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर एक पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में, जहन में ये बातें आना स्वाभाविक है। तो मेरा प्रश्न यही है, यदि जज अगर चेंज हो जाते तो स्वाभाविक तौर पर हमारा निर्णय भी हमारे पक्ष में आया होता, क्योंकि जज साहब ने सीधे ये कह दिया भाई ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, जबकि लिखा हुआ है, जबकि आदेशों में 16 दिसंबर को MHRD के मई के उससे पूर्व MHRD के एक पत्र जो NCT में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राज्य के DLED के समकक्ष है, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए ये एलिजिबल हैं। जब MHRD ने ये 2 बार लिख रखा है, NCT ने 2 बार लिखा है, तो फिर जज साहब ने उन बातों का संज्ञान लेने से सीधे सीधे मना कर दिया। पर कोई बात नहीं, क्योंकि वो न्यायाधीश है, समर्थ को कछु दोष न गोसाई, वो समर्थवान है, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रश्न वही, वेस्ट बंगाल से फायदा है नुकसान है आपका प्रश्न होता है, उसका उत्तर देने के लिए मैंने ये प्रश्न को किया। स्वाभाविक सी बात है, आज हम कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए डरा हुआ है कि हमारा केस जो है वो गवई जी के पास ही जाएगा। तथ्य कई हैं भाई, MHRD की बातों को नहीं पूछा गया। NCT जो कह रही थी, NCT जब सुप्रीम बॉडी है तो आपने NCT के बात को नहीं माना, और उसके बाद आपने गजट के लिए कायदे के अनुसार NCT को बोलना चाहिए था। आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा आवाज आ रहा है। तो कायदे के अनुसार हाँ, हालांकि हम जज साहब को ये सिखाने वाले कोई नहीं होते हैं, वो जज साहब का स्वविवेक है। कायदे के अनुसार यही बात पटना में भी जब हियरिंग हुई थी, आई थी कि राजपत्र जो है या 18 महीने का जो है कोर्स, ये काम तो सरकारों का है, अभ्यर्थियों का नहीं है। तो कहने का मतलब है जज साहब ने सुना नहीं। यदि कोई व्यक्ति, कोई ऐसा चांसेस अगर आ रहा है, कोई ऐसा मौका मिल रहा है कि हमारा जो केस है वो गवई जी के बजाय दूसरी कोर्ट में जाए, तो ऐसा वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थियों को मिल रहा है, तो अगर वो ऐसा विकल्प अपना रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इससे खतरा किस बात का है? वो गलत क्या कर रहे हैं? और वेस्ट बंगाल के सिवाय किसी अन्य के पास कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो दूसरी कोर्ट में जा सके। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल सर। वेस्ट बंगाल से कहीं पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर, मुझे जितनी कानून की समझ है, मेरी कानून की समझ के अनुसार ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि वेस्ट बंगाल अभ्यर्थियों के जाने से हमको कोई खतरा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो मैटर है वो ऑलरेडी सब जुडिशल है, वो कोर्ट में पहले से ही गया है, सुप्रीम कोर्ट में। वहां के रिक्रूटमेंट 2022 की जो भर्ती थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। वो इंटरव्यू करके, वो SLP दायर करके अपने केस में अपनी उस भर्ती को, जो भर्ती ऑलरेडी रनिंग थी, ऑनगोइंग थी, उस भर्ती में वो अपनी प्रियर को रख रहे हैं। तो जज अलग है, कोर्ट अलग है, बात अलग है। बस उस बात में, जो बात पहले से 2022 में भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, वेस्ट बंगाल वाले उस बात को कहने के लिए किसी दूसरी कोर्ट में जा रहे हैं। वो जज हैं जस्टिस हिमा कोहली जी। तो लोगों के एक हवा फैलाना, भाई वेस्ट बंगाल वालों ने हमको तो डुबा दिया, वेस्ट बंगाल ने खत्म कर दिया, तो भाई क्या कहेंगे उसमें, किसकी समझ कितनी है? मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूं, वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों की पूरे स्टेट के लोगों को तारीफ करना चाहता हूं कि भाई आप लोगों ने एकता का परिचय दिया और आप लोगों ने बुद्धि विवेक का परिचय दिया। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात को कहने के लिए गए और आप दूसरी कोर्ट में गए।
अच्छा सर, उस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आप सुनिएगा कि जमीन से लेकर आसमां तक, आसमां से लेकर लामका तक, जमीन से लेकर आसमां तक, आसमां से लेकर लामका तक कोई भी उतने ही परख सकता है जिसकी नजर जहां तक, कोई भी उतने ही परख सकता है जिसकी नजर जहां तक। उस बात को हटाइए। अब हमारे कहने का मतलब है कि सर, हमारे जितने भी 14 लाख NIS अभ्यर्थी हैं, एकदम रोज मर रहे हैं, जी रहे हैं, मरने की स्थिति में आए हुए हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या अपील होगा और क्या कहनाम होगा सर? उस पर आप 2 लाइन बोलिए सर। अपील तो यही है कि हम अपने प्रयास में जारी हैं। देखिए भाई, अगर हम कहें कि अभी हम ये काम करके ला रहे हैं, हमको दिल्ली आओ करके कहा जा रहा है, तो दिल्ली चले जाएं। भाई, मेरे को आज की डेट में ये भी ध्यान रखना है, कुछ लोग रिव्यू फाइल कर रहे हैं, कुछ लोग SLP दायर कर रहे हैं। यदि मैं कोई अपना वक्तव्य जारी कर देता हूं, लोगों को इस बात से तकलीफ ना हो, लोगों को इस बात के परेशानी ना हो कि नंदन बोहरा के ऐसा करने से हम लोग बड़ी पीड़ा में आ गए। हम बड़े बड़े अधिवक्ता कर रहे थे, हमारे पास ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज थी जो कि नंदन बोहरा ने खो दी। तो मैं कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रख रहा हूं कि मेरे ऐसा कृत्य से, मेरे ऐसे काम से किसी का दिल भी ना दुखे, उसका काम भी प्रभावित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। कौन नहीं चाहेगा? आप बताइए, आप ये बताइए, देश के अगर सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता माननीय कपिल सिब्बल जी हमारे केस में पैरवी करने के लिए आते हैं, क्या मुझे तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मनोज जी को इस बात की तकलीफ होगी कपिल सिब्बल जी आए? अरे करें तो सही। आप ये बताइए, 2022 दिसंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारा केस लगा हुआ था और सभी लोग इस बात को भली भांति जानते थे, इस बात को भली भांति जानते थे। वो प्रत्येक दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइटों का अवलोकन करते थे, कहते थे कि भाई अगर नंदन बोहरा केस को अच्छे से नहीं कर पाएगा तो हम कूद जाएंगे, हम उसका परीक्षण करेंगे और विद्वान अधिवक्ताओं को ला करके उसमें बृहद हम वो करेंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की, पर करें ना जल्दी, इतना विलंब करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, एक प्रश्न और है आपसे। हम जब से मतलब इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों के द्वारा, बहुत से व्यक्तियों के द्वारा, चूंकि आप जानते हैं कि जो पड़ा सर, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप घर भाग देंगे? क्या आप काम छोड़ देंगे? हमारा प्रश्न ये है सर कि आप, हाँ, आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। हाँ, क्षमा चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया। हमारा प्रश्न ये है सर कि आप जो काम करते हैं, पूरे 14 लाख लोगों के नेतृत्व करता है आप, और राष्ट्रीय लेवल से काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत प्रकार से लोगों ने गलत शब्दों के द्वारा बुराई किया, मतलब बहुत प्रकार की बातें कही, तो क्या उससे आप भयभीत होकर के हम लोगों का काम छोड़ देंगे, हम लोगों का साथ छोड़ देंगे? ये जानना चाहते हैं सर। नहीं, आपका प्रश्न वही है, लोग गालियां दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ये है ना आपका प्रश्न। देखिए बात है, सबसे बड़ी बात है, गाली देने वाला कौन है? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। मनोज जी, प्रश्न ये है, प्रश्न ये आपका मतलब बात ये है कि गाली देने वाला है कौन, है ना? यदि गाली देने वाला एक सामान्य व्यक्ति है तो मुझे इतना गिरना नहीं है,
मुझे इतना नीचे नहीं जाना है कि मैं अपनी वैल्यू, अपना महत्व इस कदर वो करूं, उनकी गालियों का उत्तर गालियों से दूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर बहुत एक बात- महानता है आपकी। नहीं, महानता नहीं। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति महान है तो मेरे कृत्य गाली लायक होंगे, तो मैं गाली खाना मेरा धर्म भी बनता है। यदि मेरे द्वारा किए गए कार्य इस लायक हैं, यदि व्यक्ति महान है, यदि वो मुझे गाली दे रहा है, तो यदि दूसरा प्रश्न, यदि वो शिक्षक भी है, तो शिक्षक तो अपने को जला करके दूसरे को प्रकाशित करता है, तो क्या पता वही कार्य उनके द्वारा किया जा रहा हो, मुझे प्रकाशवान किया जा रहा हो। तो मैं दोनों ही बातें मेरे लिए हितकर हैं, दोनों ही बातें मेरे लिए हितकर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है सर, कि अब जो है क्या आपके द्वारा भी रिव्यू लगाया जाएगा? ये हमारा प्रश्न है कि क्या आपके द्वारा लगाया जाएगा, और इसके बाद हम गजट संबंधी कहां तक हमारा काम पहुंचा है उस पर भी आप संक्षिप्त में टिप्पणी करें सर। क्या लगाया जा रहा कहा आपने? आपके द्वारा भी रिव्यू लगाया जा सकता है, मैंने आपके का मतलब आगे। देखिए, हमारे कुछ साथियों के द्वारा ये कहा गया था सोमवार को हम रिव्यू लगा देंगे करके। हालांकि तब से मेरे को लगता है 3 या 4 सोमवार चले गए हैं, और एक सोमवार, बहुत बड़ा सोमवार आने वाला है। क्या पता उस दिन कोई चमत्कार हो जाए रिव्यू लगाने का। लोगों ने कह रखा है। ये सर मनोज जी आवाज क्लियर आ रही है बोरा सर का। आपका नेटवर्क खराब है राहुल जी, फिर से जुड़िए। हाँ सर बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिव्यू के लिए हमारे ही कुछ विद्वान साथियों के द्वारा सोमवार का समय दिया गया था। मैं तब से करीब 3 या 4 सोमवारों का इंतजार कर चुका हूं, निकल चुके हैं। क्या पता कोई चमत्कार, भगवान रामचंद्र जी जिस दिन अपने अवध में निवास कर रहे हैं उस दिन कोई चमत्कार हो जाए, उस दिन लग जाए। तो ये मेरी जल्दबाजी होगी कि मैं रिव्यू लगाऊं। दूसरा बात, रिव्यू लगाने के विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं, जब तक राजपत्र का कार्य या कहें भारत सरकार के द्वारा कोई राज्यों को एक स्पष्टीकरण पत्र नहीं दिया जाता है कि भाई जो इन लोगों को, भले वो केबीएस वाले हों या राज्यों के जिन लोगों को भर्ती प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है, उन लोगों के लिए एक पत्र जारी न किया जाता हो कि भाई तब तक इनको आप इसमें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करिए या भर्ती प्रक्रिया पर रोके रखिए, पर इनको इनके अधिकारों से वंचित नहीं कीजिए, क्योंकि यह त्रुटि जो है भारत सरकार की गलती से हुई है, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हुई है। जब तक ऐसा स्पष्टीकरण पत्र भारत सरकार के द्वारा लोगों को राज्यों को प्रेषित नहीं किया जाता है, तब तक मेरा अपना रिव्यू लगाने के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे पास ऐसे लीगल एविडेंस प्रस्तुत नहीं हो जाते हैं हमारे। सर एक प्रश्न हमारे राम उत्तम कुमार जी लिख रहे हैं कि सर बोहरा सर और पप्पू सर एक होकर कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों एक होकर कार्य करेंगे तो जीत निश्चित होगी। प्लीज सर आप दोनों एक साथ आएंगे, इस पर आपका क्या टिप्पणी है सर? अरे सर, एक बार आपको बताऊंगा, हमारे कई उत्तराखंड के साथी थे, वेस्ट बंगाल से भी कुछ साथी थे, बिहार के कुछ साथी थे। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी के आवाज पर जब आए थे, वहां पर आप ही के बिहार के जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि अपने अपने सांसदों से हम पत्र बनाते हैं। सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई थी, पूछ लीजिए आप उन लोगों से। उसके बाद अपना ही पत्र जब हम लोग जारी, मैं पत्र के लिए लगातार संघर्ष करने लग गया, सांसदों के पास जाने लग गया, जब उन्हीं के द्वारा सुझाव दिया गया कि भाई सांसदों के पास जाकर के अपनी बात को रखना है, तो फिर अनायास ही दूसरे दिन वीडियो जारी करके नंदन बोहरा केस हरा दिया, नंदन बोहरा ये कर दिया।
किस बात की तकलीफ है? आप दूसरी ओर ये कहने लग जाते हैं भाई नंदन बोहरा डेट लिया था। अरे मेरा एक वीडियो किसी व्यक्ति से कोई वक्तव्य आप निकाल दीजिए कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आपने टाइम लिया था और लोगों को आपने मिसगाइड किया किसी भी प्रकार से। अरे हम तो कहते हैं आप रखिए सामने, बुलाइए किसी भी यूट्यूब चैनल पर। मैं तो कह रहा हूं किसी भी यूट्यूब चैनल पर आकर के आमने सामने बात कीजिए लोगों के सामने। बिल्कुल नहीं आएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं सर, बात आप कीजिए। जो व्यक्ति कह रहा हो, जो व्यक्ति रिस्पोंडेंट और पिटिशनर में अंतर नहीं करता, वो व्यक्ति अगर ये भी कहे कि भाई हम पूरे राज्यों का उसका अध्ययन करके ये करेंगे करके, थोड़ा हास्यास्पद तो लगता ही है ना। बिल्कुल 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 सही बात है सर। तो राहुल भाई होता है। आप मैं किसी भी चैनल पर आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक उस चैनल वालों को कहता हूं कोई ना आए, वो आए, हम आए और इंटरव्यू लेने वाला यूट्यूबर आए, आमने सामने कीजिए। अरे पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये थोड़ी होता है। मैं कहता हूं भाई आपने लक्ष्य बना रखा है, हमको 2500 लोग होने चाहिए और 5000 पर कैंडिडेट के हिसाब से कैंडिडेट होने चाहिए। 2 से 2500 क्या है? 1 करोड़ से आपका 1.25 करोड़ का लक्ष्य क्या है? क्यों कलेक्शन करना? आप भाई कपिल सिब्बल जी को एक बार रखिए, लोग चेहरा देख करके वहां पर जब उनका आर्गुमेंट देखेंगे तो स्वतः ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। थोड़ा सर एक मिनट सर, हमने ये बात अभी बोला है, मैंने मनोज भैया को मैंने ये बात बोला है कि सर संडे क्या होता है, संडे कितना आदमी आता है और संडे कितना पैसा लिया जाता है। क्या बोरा सर को लेने में आज 1.5 महीना से यदि हमारे इंडिया के सब आदमी 10 रुपये यदि चंदा दिए रहते तो आज 30 लाख रुपए से ज्यादा हो जाते। क्या कपिल जी से मिलने के लिए इतनी पैसा की आवश्यकता है? 1 करोड़ 2 करोड़ होगा तभी हम जाएंगे तो कोर्ट को फाइट करने के लिए, तो उससे पहले नहीं जाएंगे। मैं थोड़ा सा बात को इससे हट करके रख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई वो लें। देखा मैं किसी व्यक्ति विशेष से आज तक कभी ये नहीं कहा इनको पैसा मत दीजिए, इनको पैसा दीजिए ना। मैं समर्थन में ना था, विरोध में था। कोई व्यक्ति दे रहा है, कोई व्यक्ति ले रहा है, तो नंदन बोहरा का क्या हस्तक्षेप है उसमें? क्यों मैं किसी को बोलूं? पर हाँ, मैंने नहीं ले रखा है क्योंकि मुझे मेरे लेने पर तकलीफ जब हुई तो मुझे ये लगा कि भाई मैं अपने क्षमता के अनुसार जितना मेरे जेब में पैसा होगा उस क्षमता के अनुसार मैं छलांग लगाऊंगा, उतनी दौड़ूंगा जितनी मेरी हैसियत होगी। बिल्कुल बिल्कुल है ये बात तो अच्छा सर। अरे कपिल सिब्बल जी, अब हमको जो जानकारी मिल रही है प्रमाणित तौर पर बोल रहा हूं, वो ठेका लेते ही नहीं है। बिल्कुल कुछ टाइम पहले जब हमारा वहां पर केस लंबित था तब ये कहा गया था 20 लाख रुपए में हमने कपिल सिब्बल जी से ठेका कर दिया। कोई भी वकील सर 20 लाख में कोई भी एडवोकेट ठेका नहीं लेगा, इस चीज को जान लीजिए। वो एक ही आदमी ले सकता है, उसका नाम है जज। जज क्या बिकता है? हमें बताइए। चलिए विषय चलिए सर, ये नहीं है अभी हमारी चर्चा का। चलिए सर, कोई बात हो गई। अब राहुल सर हम कोई भी एडवोकेट सर ठेका कैसे ले लेगा कि सर हम आपको केस जितवा ही देंगे? वो प्रयास करेगा, वो लड़ेगा, वो समझेगा, सब चीज करेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि हम ठेका लेते हैं कि हम आपको एकदम वैलिड करा के ही रहेंगे। ऐसा कहीं नहीं है सर। सर हमारी भी दिन रात वकील से बातचीत होती है, मंथन होती है, बैठते हैं। एक हमारा ही बात नहीं है सर, हमारे पूरे प्रदेश की बात है सर। एक मेरे बिहार राज्य की बात है सर, उसमें एक ही मैं नहीं हूँ सर। मौका बहुत सारे आदमी। अभी जो एग्जाम की बात आई है सर, सीटेट एग्जाम की, उसमें सर कितने चैनल वाले, कितने यूट्यूबर ये लिख के भेज रहे हैं क्या मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं? क्या पप्पू सर उस पर 2 लाइन बोल दे कि हाँ पैसा हमने कलेक्शन कर लिया है, आप सीटेट का एग्जाम दीजिए, आप क्वालिफाई हो जाइएगा, कंफर्म है, हमने आपसे पैसा लिया है।
ऐसा करके बताए ना पप्पू सर, कहाँ गए पप्पू सर बोलने के लिए, कुछ भी बोल देते हैं, उटपुटांग बातें बोलते हैं आगे यूट्यूब पर। बोरा सर ये किए वो किए, उसके चलते केस हार गए। अरे भाई केस हारे कहाँ हैं? बोरा सर क्या किए? बोरा सर के बारे में बताइए। हम किसी के सर बात पे नहीं जा रहे सर, हम इतना पे बात पे जा रहे हैं कि आप कहते हैं हर लाइव में आकर के बोरा सर के चलते हम हार गए। बोरा सर तो जितना पैसा था उतना दे दिया। आपके पास जो 6 लाख रुपया पहले से था वो क्या किया आपने? वो क्यों नहीं दिया कोर्ट में जाके? दोहरा जी के साथ ही लगा देते ना, तो आज के दिन में नौबत नहीं देखने को मिलती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोहरा सर कट चुके हैं। अब आप लोग ये समझिए कि काम हो रहा है और उधर से भी काम हो रहा है, इधर से भी काम हो रहा है। बाकी आपको कुछ मनोज भैया मेरी बात को 1 मिनट सुना जाए सर। क्या बोहरा सर के पास जितने पैसे थे हमने माना उतने पैसे वो ने दिए, लेकिन पहले जो पैसे बचे हुए थे पप्पू भैया के पास में, वो पैसे का क्या हुआ ये हमको बताइएगा। पप्पू भैया किसी भी लाइव में आके बात बोलते हैं चाहे पैसे का ये चीज हो गया है? कहीं भी देखे हैं उनका इंटरव्यू में? आप हर एक सप्ताह मतलब मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग। एक मूवीज आया था सन्नी देओल का, उसमें खाली मीटिंग पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होता था। और एक हमारे पप्पू भैया है कि पर संडे पर संडे पर संडे खाली मीटिंग, खाली मीटिंग। अरे भैया 1.5 महीना से 2 महीना से मीटिंग कर रहे हो, जाके एक बार डाउन करो ना, जितना पैसा हुआ है उतने पैसा में जाके केस फाइट कीजिए ना पहले। उसके बाद तो विद्यार्थी लोग बैठे हुआ भागा जा रहा है क्या? आप पैसा वसूलिए। हम कौन नहीं देगा? सब देगा। मनोज भी देगा जा करके। मनोज जो यूट्यूबर है जो हम लोग को लाइव लेता है वो जा करके देगा पैसा कि पप्पू हाला पैसा आ जाके कोर्स में जाके केस लड़ोगन। ठीक है, ऐसा नहीं होता भैया कि हम खाली 2 करोड़ होगा ना, 2 करोड़ होगा तब जाएंगे कोर्ट। काहे कि हमारा फ्लाइट के जाके आवे के, काहे कि वो तो मास्टर है, बीएड मास्टर है, उनके पास तो टाइम नहीं है। उनको फ्लाइट का टिकट होगा तब ना जाएंगे जी, कैसे जाएंगे? प्रेजेंट में फ्लाइट का टिकट खोजिएगा ना तो मिलेगा 20,000 में। राहुल सर अब आपको रोक रहे हैं सेशन की समाप्ति करना। अरे सही चीज को सर, मनोज सर सही चीज को मुद्दा उठाइए, सही बतवा बोलिए, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। मुद्दा हमारा ये नहीं है कि पप्पू सर गलत है, बोहरा सर गलत है। हम मुद्दा ये है कि हम किस तरह से जीते, हम किस तरह से हमारा काम हो, किस तरह से हमारा तब जीतेंगे। सुनिए ना, तब सुनिए मेरी बात को, तब जीतेंगे जब एक मंच पे सारे आदमी आएंगे। उससे पहले हम नहीं जीत सकते हैं भैया। आप कितनों आप जाके दिमाग लगा लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है भैया। आप इस बात को आज बांध लीजिए। कोई बोला था कि हमारे लाइव में। अच्छा सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके बाद जो है